हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस अकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ब्रिक्स। ये एक्चुअली मैं कहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मतलब ये आपको काम आएगा बीपीएससी मेंस का जो GS1 का जो पेपर होता है उसका सेक्शन 2 का जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन आता है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछता है। उसमें से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इस बार थोड़ा चांस कम है कि बीपीएससी से ब्रिक्स के बारे में पूछेगा, बट कोई नहीं जानता बीपीएससी को, कुछ भी पूछ सकता है। बिकॉज पिछले या लास्ट ईयर पूछ लिया था ब्रिक्स के बारे में। इस और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली ना भी आया तो कहीं भी आपको इसको आंसर में यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। तो देखते हैं। हमेशा की तरह इसको भी हम लोग अपने टॉपिक में सब टॉपिक में तोड़ दिए हैं। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, उसके बाद 14th ब्रिक्स समिट जो 2022 में हुआ उसके बारे में देखेंगे। इनिशिएटिव देखेंगे कि ये ब्रिक्स अभी तक कौन कौन सा इनिशिएटिव ली है ओवरऑल, जो कि हम हर एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर मेंस लिख रहे हैं ना तो ये काम आएगा। और जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अगर मतलब ये कोई पर्सन है जिसको कि जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है ये सब चीज़ों का, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये इनिशिएटिव है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया का, कैसे ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है ब्रिक्स, क्या क्या इशू ब्रिक्स में अभी भी है और इसको वे फॉरवर्ड हम लोग कैसे देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो से देखते हैं। तो इंट्रो में एक्चुअली हम लोग इस तरह से हम लोग एक्चुअली आंसर फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आंसर में लिखेंगे। तो इतना शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब इतना डायग्राम वगैरह होता है, कुछ फ्लो चार्ट वगैरह कुछ इस तरह से लिखेंगे ना तो ज़्यादा नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो देखते हैं, इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में मेंशन कर देंगे कि बेसिकली ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स बेसिकली ग्रुप है जिसमें कि कितने कंट्री हैं, 5 कंट्री हैं। तो लिख देंगे कि ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ फाइव इंटरनेशनल फाइव इमर्जिंग डेमोक्रेसीज कंट्री। सॉरी, 5 डेमोक्रेसी नहीं है। ग्रुप ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ 5 इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज कह सकते हैं, जिसमें कि ब्राजील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इस तरह से इसको बना करके दिखा देंगे, इस तरह बना के दिखा देंगे। जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, दिखा देंगे। और इस तरह से बना के दिखा देंगे कि ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और इसका टोटल ना ये इस तरह से करके ना इसका सिग्निफिकेंस ना इस तरह से दिखाएंगे कि ब्रिक्स जो है ना क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिक्स जो रिप्रेजेंट करता है ना 41% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन, माने ऑलमोस्ट 41%, ऑलमोस्ट 50 पहुंचने वाला है। इस तरह से इंडिया चाइना जहाँ पे आएगा इसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो 41% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। 24% जीडीपी है, जीडीपी वर्ल्ड का जीडीपी का 24% है। 16% वर्ल्ड का ट्रेड का शेयर है। जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है ना टोटल, उसका 16% ट्रेड सिर्फ ये कंट्री करता है, ब्रिक्स करते हैं। तो 16% वर्ल्ड का ट्रेड जितना होता है ना, वर्ल्ड का ट्रेड जितना होता है, जितना बिलियन डॉलर का वर्ल्ड का ट्रेड है, जितना ट्रिलियन का ट्रेड है, उसका 16% ये अकेले ट्रेड करते हैं, ब्रिक्स ग्रुप करते हैं। फिर इसका जितना एरिया है ना वर्ल्ड का, जितना एरिया है लैंड है वर्ल्ड का, उसका 29.3% लैंड सरफेस, जो लैंड सरफेस है इसका ब्रिक्स का पास है। तो सिग्निफिकेंस हो गया ना एक तरह से, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41%, जीडीपी का 24%, वर्ल्ड ट्रेड का 16% और टोटल लैंड एरिया का 29.3% है। तो काफी मतलब इसका सिग्निफिकेंस है। तो उसके बाद एम देखेंगे कि इसका क्या एम है। एक्चुअली ये सब जनरल इंट्रोडक्शन है, ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन कंट्री रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब इसमें ना जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसमें दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में एक्चुअली ब्रिक था, या स्टार्टिंग में ब्रिक था, और फिर जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया ना तो ब्रिक्स बन गया। ये जो था ना 2010 में जुड़ा था। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा सा इंट्रो में करके दिखा देंगे। और उसके बाद इसका एम क्या है। तो इसका एम है पीस प्रमोट करता है। ये क्या करता है, पीस प्रमोट करता है, पीस, सिक्योरिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ये प्रमोट करता है, शांति प्रमोट करता है, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। जो मतलब जनरल जो टर्म होता है वो सब यहाँ पे है कि पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, कोऑपरेशन हो गया। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इसका मेन एम है। इसका ये सब एम है कि जितना भी जो काम करता है ना, इसका जो डेवलपमेंट है ना ह्यूमैनिटी की तरफ होना चाहिए। जो भी ये डेवलपमेंट कर रहा है वो ह्यूमैनिटी की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए इसका ह्यूमैनिटी पे। और उसके साथ साथ क्या है, इस्टेब्लिश इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड। एक ऐसा वर्ल्ड की कामना करता है ब्रिक्स जो कि क्या हो, फेयर हो, जहाँ पे सब कुछ फेयर हो, फेयर एंड जस्ट हो, और इक्विटेबल हो, सबको बराबर सब मिले। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अमीर हो, कोई बहुत ही गरीब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको 3 चीज का एम है, पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन मेंटेन करना, प्रमोट करना।
और पॉजिटिव इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे, इसका जो डेवलपमेंट है उसका, और ये इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड की बात करता है, इसका एम हो गया। ठीक है, इंट्रो देख लिए। 14th ब्रिक्स समिट देखते हैं। 14th ब्रिक्स समिट एक्चुअली हुआ कहाँ है? ये एक्चुअली ये अभी कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। और हुआ कब? ये है 2022 में हुआ है। और ये 14th नंबर का ये था, 14th, ये सीरीज में 14 था। एक्चुअली ब्रिक्स में क्या है ना कि जो मीटिंग होता है ना इसका, तो जो होता है ना, जैसे कि इसका जो लेटर है ना, उसी के हिसाब से ये मीटिंग चलते जाता है। अभी पहले इसका लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था ना, इस बार चाइना में हो रहा है 2022 में, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा इसके बाद। तो इस तरह से ना इसका ये इस तरह से इसका फॉलो करता है, इसका जो अल्फाबेट है वो फॉलो करता है। तो ये जो ब्रिक्स मीटिंग हुआ था 2022 में, तो इसमें कुछ हाईलाइट निकल के आया। हर मीटिंग का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ हाईलाइट्स होता है। तो इसमें एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। जो मीटिंग जहां पे होता है ना, तो वहां पे जो डिक्लेरेशन साइन होता है ना, उसके नाम से जानते हैं। जैसे इस बार जो मीटिंग में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसको बोलते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो जो बीजिंग डिक्लेरेशन था उसका क्या हाईलाइट है, तो जो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट्स था ना, वो मैं यहाँ पे 7-8 पॉइंट में ला दिया हूँ। इस तरह से करके बना के लिख दीजिएगा। उसके बाद चाहिएगा तो इसको डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, बट ये तो मिनिमम इतना तो करना ही है। पहला क्या था? सपोर्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इसका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था जो ब्रिक्स का, जो मीटिंग होने के बाद जो आया, तो उसमें ये लोग उसमें लोग प्रमोट कर रहे हैं टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया के बीच में टॉक होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, ये सारे मिलकर के कंसर्न जताते हैं कि जो अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उस पर मतलब कि ये कंसर्न जता रहे हैं साथ में मिलकर के, और कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान का जो लैंड है, जो आसपास के जो बॉर्डर शेयरिंग जो कंट्रीज है, उसमें टेररिज्म फैलाने के लिए यूज ना होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका मेंशन था। और इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ये और भी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है इंक्लूसिव नहीं है। वहाँ की वुमेन को, वहाँ के अदर जो शिया सुन्नी मुस्लिम है, या जो अदर वहाँ पे जो ग्रुप है, सारे लोग का पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं है वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो कह रहे हैं कि मतलब ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए, वहाँ के लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहाँ के गवर्नमेंट में, या वहाँ का इकोनॉमी में, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में ये ना वहाँ का लोगों का मतलब वहाँ के लोगों का मतलब कि हर लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या है? ये सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन को। और आईसीआरसी क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ये ऑन रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, ये बेसिकली क्या करती है? ये रेड क्रॉस का ये इंटरनेशनल कमिटी है जो बेसिकली वो कंट्री में जाता है जहां पे वॉर लाइक सिचुएशन रहता है, जहां पे बाढ़ होता है, जहां जा करके वहां जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, जो उसमें मतलब कि जो घायल हो गए हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है। तो ये इस बार जो ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन था, ये सपोर्ट करता है सारा यूनाइटेड नेशन एंड आईसीआरसी को, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस को, फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन यूक्रेन। कि यूक्रेन में जो चल रहा है उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा। ओनली यूएन कैन इम्पोज सैंक्शंस। ये सारे एक स्वर में बोले इस बार बीजिंग डिक्लेरेशन में कि सिर्फ यूएन को ही हकदार है कि वो क्या कर सकता है? सैंक्शन इम्पोज कर सकता है। इंडिया तो बहुत बार बोला है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज द यूनिलैटरल सैंक्शंस। कितना बार बोला? मतलब हम लोग जो यूनिलैटरली सैंक्शन इम्पोज किया जा रहा है यूएस के द्वारा, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कोई भी कंट्री सैंक्शन इम्पोज नहीं कर सकती है। सिर्फ यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसी को सैंक्शन इम्पोज करने का मतलब कि हक है। उसके बाद बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई फ्रेमवर्क। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता है, क्योंकि ई फ्रेमवर्क मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये क्या है ना कि जो डिक्लेरेशन है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये एक्चुअली इसके पास में एक फ्रेमवर्क था जो ब्रिक्स है ना, उसमें एक फ्रेमवर्क है, उसका नाम है आप लिख देते हैं डिजिटल इकोनॉमी ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग एक्चुअली क्या है ना इसमें कि ब्रिक्स के अंदर में एक वर्किंग ग्रुप है जिसका नाम है ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप। ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप मतलब क्या? कोई भी मतलब कि ना, मतलब कि कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है जो कि ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि डिजिटल मीडियम के थ्रू हो रहा है, तो उसको पहले बोलते थे ई कॉमर्स ऑन वर्किंग ग्रुप। एक वर्किंग ग्रुप था बेसिकली, जो कि मतलब कि सब कुछ देखेगी कि जो ब्रिक्स जो कंट्री है जो कोई भी ट्रेड कर रहा है डिजिटली, वो उसका स्टेटस क्या है, कैसे कर रहा है, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं,
इसको अपग्रेड करके ना, इसको अपग्रेड करके मतलब इसमें कुछ और भी एक्टिविटी वगैरह जोड़ दिया है वर्किंग ग्रुप में कि और कैसे ये इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है जो हमारा वर्किंग ग्रुप है। वर्किंग ग्रुप में तो समझते हो ना, ये ग्रुप का एक सेट ऑफ पीपल रहेंगे जो कि मतलब कि क्वालिफाइड रहेंगे, जिनको नॉलेज रहेगा, मतलब इस फील्ड में नॉलेज रहेगा, उनका एक ग्रुप रहेगा जो बताएंगे कि कैसे ब्रिक्स कंट्री है ना ई कॉमर्स को बढ़ा सकती है। उसका एक वर्किंग ग्रुप हो गया। तो पहले था कि ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप था, उसको अपग्रेड करके लोग बना दिए हैं डिजिटल डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप है ये, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। और ये क्या है ना, बेसिकली ये बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन फ्रेमवर्क का, कि मतलब कि अगर कहीं भी अगर मतलब कि ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू अगर हमारा ट्रेड हो रहा है तो उसमें भी कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हमारा होना चाहिए। होता है ना कभी कभी कंज्यूमर का प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। हम लोग ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ना कंज्यूमर का प्रोटेक्शन देखते हैं ना, तो ये ई मीडियम में भी इसमें इसका इंक्लूड करने की बात करता है। हो गया। उसके बाद है ऑनलाइन डेटाबेस फॉर ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोऑपरेशन बिटवीन एमएसएमई। ये इंडिया प्रपोज किया एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया प्रपोज किया है। ये बोल रहा है क्या कि जितना भी ब्रिक्स का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना, चाहे किसी भी चीज पर डिस्कशन हो, या तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डिस्कशन हो या फाइनेंसिंग पर डिस्कशन हो, किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हो, किसी भी चीज का जो ब्रिक्स का जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसको एक डेटाबेस बना करके उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराने की बात करता है इंडिया, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। और उसके बाद है ना कोऑपरेशन बिटवीन एमएसएमई, कि जितना भी 5 कंट्री है ना ब्रिक्स में, तो पांचों कंट्री ना एक सब जितना 5 कंट्री का एमएसएमई है ना वो साथ में कोऑपरेट करे ताकि एमएसएमई का ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है ना। उसका 8वां नंबर पॉइंट है कि डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन। ये बोलता है कि मतलब कि जैसे कि सेफ हेवन जो होता है ना करप्शन कहीं भी हो रहा है ना, तो उसका ना उस पर मतलब कि 5 कंट्री मिल करके ना एक मतलब 5 कंट्री मल्टीलेटरल डिस्कशन करेंगे, सारों मिलकर डिस्कशन करेंगे कि आपके कंट्री में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप करप्शन को दूर कर रहे हैं, हमारे कंट्री में क्या है, और ये बेस्ट पॉसिबल जो मतलब एक्टिव मतलब एक्टिविटी हो सकता है ना करप्शन को दूर करने के लिए ना, उसको यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ताकि इसलिए बात किया गया है डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन। ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था और इतना सारा पॉइंट निकल के आया है बीजिंग डिक्लेरेशन से, तो ये हो गया। उसका कुछ इनिशिएटिव है जो ब्रिक्स ले रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना जो क्वेश्चन पूछता है ना तो करंट अफेयर से नहीं, करंट अफेयर से पूछेगा बट थोड़ा सा हट के भी पूछ लेगा कि ब्रिक्स का क्या इनिशिएटिव है, मेजर इनिशिएटिव के बारे में बात करें और इस बार जो समिट हुआ है ना उसके बारे में बताएं। तो ये तो इस बार का समिट के बारे में तो हो तो गया, बट जो हमारा जो मेन इनिशिएटिव अभी तक क्या कर रही है ब्रिक्स वो यहाँ पे है। अभी क्या किया एनडीबी नेशनल क्या ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है ब्रिक्स। कब बनाया है? ब्रिक्स का 6th राउंड का डिस्कशन चल रहा था, 6th समिट चल रहा था ब्रिक्स का, ब्राजील में चल रहा था 2014 में 2014 में ब्रिक्स का समिट चल रहा था, 6th ब्रिक्स समिट। तो वहां पे बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। ये तो समझते ही हैं कि किसी भी कंट्री को कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो या कंट्री में डेवलपमेंट कोई प्रोजेक्ट है तो उसको फंडिंग करती है ये बेसिकली। उसके बाद क्या है ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना। कंटिजेंट मतलब कुछ क्या है, मतलब इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में यूज करने के लिए। क्या है? रिजर्व मतलब कुछ ऐसा फंड है जो रिजर्व रख रहे हैं इमरजेंसी में यूज करने के लिए, इसको अरेंजमेंट किया गया है। मतलब कि एक ऐसा फंड है ना, ऐसा फंड मिलकर बनाया है ये लोग 2014 में। और जिसको ना कि अगर कोई कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर किसी कंट्री का खराब हो रहा है, मतलब किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, मतलब कि किसी चीज कोई चीज खरीद रही है फॉरेन से, उसको पेमेंट नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है किसी कंट्री के पास, उसका मतलब कि कंट्री टॉपल होने के कगार पे आ गया है, गिरने के कगार पे आ गया है, तो उसको ये ना ब्रिक्स ऐसा बनाया है ना कि ये भी फंडिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा फंडिंग कर सकते हैं। ज्यादा मास लेवल में रहेगा तो IMF के जाएंगे ना, वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाएंगे। छोटा मोटा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यहाँ भी है कि कोई भी कंटिजेंसी आए ना तो उसके लिए रिजर्व अरेंजमेंट करके रखे हैं ये लोग फंडिंग करने के लिए। उसके बाद ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम है। ये बहुत दिन से ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सालों से डिस्कशन कर रहे हैं ये लोग कि एक ना ये पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, जैसे स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम है ना, उसी तरीका से ये लोग भी इसको अल्टरनेटिव ढूंढने की बात कर रहे हैं कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव हम लोग करें, ताकि हम लोग का जो जितना पेमेंट सिस्टम है ना एक अलग से एक चेन की तरह हम लोग का एक अलग बन जाए, ताकि स्विफ्ट से हम लोग वेस्टर्न कंट्री है ना, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उससे हम लोग का इंडिपेंडेंट हो, ताकि अभी कोई सैंक्शन इम्पोज ना कर सके। अभी क्या हुआ, रशिया का जो यूक्रेन का वॉर हुआ उसके बाद डिस्कशन और तेज हो गया है कि हम लोग का एक अलग से हम लोग का ना एक पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कस्टम एग्रीमेंट। कस्टम एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ, पांचों कंट्री मिल करके ना जो कस्टम जो ड्यूटी होता है ना, या कस्टम का जो भी कस्टम रिलेटेड जो रूल्स वगैरह एग्रीमेंट्स वगैरह जो होता है ना, तो एक कस्टम एग्रीमेंट करेगा
मतलब कि एक अग्रीमेंट करेगा कि कस्टम रिलेटेड, कि अगर कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोडक्ट हो रहा है, जा रहा है आपके कंट्री में, एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ना एक यूनिफॉर्म टाइप का रूल्स होना चाहिए, जैसे कि मतलब कोई कंट्री मतलब कि यूनिलैटरली चेंज ना कर सके उसको। तो इसी की बात करता है, ट्रेड को ईज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड को आसान करने के लिए लॉन्च क्या है ये, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। मतलब क्या है ना कि पांचों कंट्री मिलकर ना एक सेंसिंग सेटेलाइट, एक सेटेलाइट लॉन्च किए हैं, जैसे कॉन्स्टिलेशन है बेसिकली। क्या है कॉन्स्टिलेशन है? कॉन्स्टिलेशन है जिसमें, कॉन्स्टिलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। 6 सेटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है ये जो इसमें ना 6 सेटेलाइट में किसका किसका है, 2 सेटेलाइट इंडिया का है, 2 सेटेलाइट चाइना का है, एक रसिया का है और एक साउथ अफ्रीका और चाइना मिलकर के बनाया है। तो 6 सेटेलाइट का एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च किया है। और फिर ये अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया क्या है, मतलब कि अभी देखते हैं ये सब क्या देख चुके हैं हम लोग, इंट्रो देख चुके हैं हम लोग, बता इंट्रो देख चुके, और बेसिक इसके बारे में कितना, इसका क्या मतलब शेयर वगैरह बारे में कितना शेयर है, क्या इंपॉर्टेंस है ये देख चुके, इसका क्या एम है ये देख चुके, इस समिट में क्या हुआ ये देख चुके, क्या इनिशिएटिव, मेजर इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि एनडीबी है, फिर कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, कस्टम एग्रीमेंट है, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च किया है सारे मिलकर के। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, सेंसिंग सेटेलाइट मतलब क्या हो गया, कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ समुद्र वगैरह में, सी में कोई साइक्लोन्स वगैरह आ गया, कितना डैमेज होगा नहीं होगा, पहले से वार्निंग वगैरह देगा, ये सब तो है ना, कि शिप का मूवमेंट ईजी हो जाएगा, थोड़ा इसको साथ में कोऑपरेट कर पाएंगे बहुत सारे डेटा पर, जो डेटा कलेक्ट होगा उस पर, तो ये सब सारा एक्टिविटी होगा यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सबसे पहले तो ये है ना कि हम लोग चाइना के साथ हम ना अपना रिलेशन मैनेज कर सकते हैं। अगर चाइना कुछ, अगर हम लोग को अगर नहीं कुछ करता तो ग्रुप में आवाज उठा करके अपना रिलेशन मैनेज कर सकते हैं ना चाइना के साथ में। तो ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया का। सीडिंग फ्रॉम इकोनॉमिक फॉलो, अगर इकोनॉमिक फॉल आउट, अगर कोई इकोनॉमिकली फॉल हो रहा है, गिर रहा है इकोनॉमिकली, कहाँ सिचुएशन खराब हो रहा है किसी कंट्री में और इसका मेंबर है, तो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के थ्रू उसको फंडिंग हो जाएगा ना हल्का सा, या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी उसको हल्का सा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी उसको फंडिंग कर सकता है। तो इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है तो वहाँ भी थोड़ा सा संभाल सकता है ये जो हमारा ब्रिक्स है, जो इंडिया, जहां इंडिया और रसिया, इंडिया चाइना इतना बड़ा कंट्री है, रसिया इतना बड़ा कंट्री है कि मार्केट के लिए टेंशन ही नहीं है। इंडिया को चाइना का कितना बड़ा मार्केट है एक्सेस है, रसिया थोड़ा दूर हो रहा है, इसका प्रॉब्लम भी है, बट मार्केट एक्सेस है ना। चाइना को देखो कितना $1 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया के साथ में, हम उसके साथ में कर रहे हैं, तो मार्केट एक्सेस भी है, ये अपॉर्चुनिटी है ना एक तरह से। और उसके बाद क्या है, मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी। ये ब्रिक्स रहने से एक ये है कि हम लोग जहाँ जिस ग्रुप में हम लोग चाइना रसिया के साथ में हम लोग अपना कोऑपरेशन कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग वेस्टर्न कंट्री के साथ में लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं ना। तो मतलब कि इसका मेंबर होने से हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी अलाइन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक ग्रुप में है, एक गुट में है। जैसे वेस्टर्न कंट्री क्या है, जो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब मतलब कि एक गुट का पार्ट है। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग हैं कि मल्टी डायरेक्शनल में हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी अलाइन है हम लोग का। तो ये बेनिफिट है ना एक्चुअली, ये डाइवर्सिटी है, जहाँ डाइवर्सिटी होगा जहाँ अच्छा ही होगा, तो ये हम लोग का बेस्ट पॉइंट है। रसिया एक एनर्जी सप्लाई के रूप में हम लोग का हो सकता है, जो हम लोग का देखो तो अभी तो रसिया अनस्टेबल हो गया थोड़ा सा सैंक्शन के कारण, वॉर जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके कारण से, बट देखो तो रसिया ओवरऑल एक स्टेबल कंट्री रहता है लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम लोग अगर अपना जो हम लोग का जो ऑयल का इंपोर्ट या गैस का इंपोर्ट अगर हम लोग रसिया से करें, तो हम लोग अगर जो हम लोग का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है या जो गल्फ कंट्री है, तो वो बेसिकली स्टेबल रहता नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा, वहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, स्टेबल रहता नहीं है, वॉर चलते रहता है वहाँ पे, एक दूसरे कंट्री को मतलब अपने में उलझे हुए हैं वो लोग। तो इसका मेंबर होने से रसिया के साथ हम लोग अच्छा रिलेशन रहेगा, तो एक एनर्जी सप्लायर हम लोग का जो रह सकता है साथ में, तो कभी भी एनर्जी का सिचुएशन मतलब कि हम लोग के पास एनर्जी क्राइसिस होने का चांस कम रहेगा, है ना ये। फिर ग्लोबल प्रोफाइल, ब्रिक्स का पार्ट होने से ना एक्चुअली इंडिया का भी ना ग्लोबल स्टेज पर ना इसका एक अलग से प्रोफाइल बनता है, मतलब एक अलग इमेज बनता है कि हाँ ब्रिक्स का ये पार्ट है और इतना बड़ा, इतना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का भी। तो ये सब पॉइंट ऐसे हम मेंशन कर देंगे, हो जाएगा ना। कुछ पॉइंट चाइना का बेनिफिट है, मार्केट हो गया, अपना फॉरेन पॉलिसी अच्छा कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, पॉलिसी हो गया, हो तो गया ना, सब में का पॉइंट लिख देंगे तो आ जाएगा। इशू क्या क्या है अभी भी चाइना इसमें है ना, जो डोमिनेंट रोल करता है, प्ले करता है। चाइना भी इकोनॉमिक में देखे या फिर पॉलिटिकल देखे या फिर हर एंगल से चाइना जो है ना, अभी चाइना है ना जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर वहीं है, ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर वहीं है, तो मतलब कि ऐसे भी हर तरह से देखें ना तो चाइना एक डोमिनेट रोल प्ले करता है इसमें।
तो ये इशू है। बाकी जो कंट्री ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा इसमें पार्टिसिपेशन कम है, ऐसा लगता है। फिर एंटी यूएस, इसमें चाइना का और रशिया का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण कभी कभी ये डर है कि कहीं ना कहीं इसमें अगर एंटी यूएस का प्रोपेगेंडा अगर इसमें चलने लग गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया तो एक अलाई है यूएस का। लेकिन यहाँ पे अगर एंटी यूएस प्रोपेगेंडा चलेगा तो वो ठीक नहीं है ना, हम लोग के लिए तो लॉस है वो, तो ये इशू में आ जाएगा। फिर कमिटमेंट, हम लोग मतलब कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कमिटमेंट यहाँ पे सारे मिलकर करते हैं, बट कोई फॉलो नहीं करता है। जैसे रशिया है जो यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट कर दिया, चाइना रशिया का गलवान वैली, चाइना इंडिया का गलवान वैली में अति वायलेट कर दिया। तो इस तरह से क्या है ना कि सब कमिटमेंट तो करते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फॉलो करेंगे, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका इशू है। डिफरेंस इन ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्टेज पर देखोगे ना कि यूनाइटेड नेशन में कोई वोटिंग होता है ना, सब अलग अलग अपने में मशगूल है। इंडिया कहीं और वोटिंग कर रहा है, इंडिया अब्सटेन कर रहा है। जैसे चाइना का, जैसे रशिया का यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें क्या है, चाइना है कि चाइना भी अब्सटेन करता है, कभी चाइना रशिया के सपोर्ट में वोटिंग करता है, कभी इंडिया अब्सटेन करता है, ब्राजील कुछ और करता है। तो एक ग्लोबल स्टेज पे ना सारे कुछ डिफरेंस है, तो इशू है ना, साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप। ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस, हम लोग चाइना के साथ तो ट्रेड कर पा तो रहे हैं, बट अदर कंट्री को देखो ना तो इंडिया के साथ बहुत दूर है। जैसे एक साउथ अफ्रीका है, एक ब्राजील है, एक रशिया है। रशिया को जाने के लिए सेंट्रल एशिया से क्रॉस करना इंडिया के लिए कितना टफ है। और फिर एक ब्राजील जो है जो साउथ अमेरिका हो गया, काफ़ी डिस्टेंस हो गया, वहाँ से पूरा पैसिफिक ओशन पार करना पड़ेगा, इंडो पैसिफिक पार करना पड़ेगा पूरा। चाइना ही है जो पास में है, तो उसमें भी वॉर लाइक सिचुएशन रहता है इंडिया के साथ, अच्छा रिलेशन है नहीं, हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ चलते रहता है, वहाँ पे टेंस रिलेशन रहता है। तो ट्रेड से भी बहुत ज़्यादा चैलेंज है ग्रुप में। उसके बाद स्लो मतलब कि ये स्लो प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्म, जब बात तो करते हैं रशिया चाइना दोनों यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर हैं, अब बात करते हैं कि हम ब्राजील को, इंडिया को हम इस सिक्योरिटी काउंसिल में हम सीट दिलाने में हेल्प करेंगे, करते हैं कभी साथ में, लेकिन क्या है ना कि कोई आवाज़ नहीं उठाता सही से। मैंने कि रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन मतलब कि सिर्फ ना ये लोग बस बोलते हैं, होता है ना कि कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ सारे लोग का स्टेटमेंट में दिखता है कि हाँ कोई भी मल्टीलेटरल बॉडी है ना, कोई भी ग्लोबल बॉडी है, उसको रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन उसमें मतलब कि डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं है, इसलिए स्लो प्रोग्रेस है। तो ये सब इशू है, साथ में मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये सब इशू कुछ इशू। फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे तो वे फॉरवर्ड में जो इशू है उसी पे कर देंगे कि हाँ वे फॉरवर्ड ये सब हो सकता है, इस पे काम करना चाहिए हम लोग को। जैसे कि डिफरेंसेस है, सारे कंट्री के बीच में डिफरेंसेस है, या तो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन नहीं है, ग्लोबल स्टेज पर डिफरेंट ओपिनियन है, या फिर हम लोग का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी नहीं है, हम लोग कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं फॉलो सारे लोग। तो ये डिफरेंसेस है, उसको डिफरेंसेस को भुला करके कॉमन इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए सारे कंट्री को। ब्रिक्स प्लस बनाने की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। कुछ कंट्री है ना, जैसे अर्जेंटीना है, ईरान है, दोनों मतलब कि इसमें बोले हैं अपना पार्टिसिपेशन मतलब कि दोनों मेंबर बनने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं दोनों। तो ब्रिक्स प्लस बनाएंगे तो इससे क्या होगा, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, ग्रुप होगा जो, तो ये होगा। उसके बाद फिर क्या है, काउंटर टेररिज्म की बात तो करता है कि काउंटर टेररिज्म पर करेंगे, लेकिन उतना एक्टिविटी को दिखता नहीं है पार्टिसिपेट करते हुए। इंडिया तो आवाज़ उठाता है, बट चाइना को देखोगे, रशिया को देखोगे तो उतना एक्टिव दिखता नहीं है, बस बोलता है कि हाँ ठीक है होना चाहिए काउंटर टेररिज्म। लेकिन चाइना को देखो, टेररिस्ट को ही सपोर्ट करता है, एंटी टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलने से बचा लेता है ना, यूनाइटेड नेशन में जिसका टेररिस्ट डिक्लेयर होने से बचा लेता है पाकिस्तान का जो भी टेररिस्ट है, तो बोलता है, बट उतना काम दिखाता नहीं है ग्राउंड पे। फिर ग्लोबल जो भी इंस्टीट्यूट्स है ना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो भी है ना, उसमें रिफॉर्म करने की बात तो करता है, इनएक्टिवली कर नहीं रहा है। तो जो भी इशू है ना उस पर मतलब कि वे फॉरवर्ड दे देंगे और ब्रिक्स प्लस की बात कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये था गाइस आप लोग का ब्रिक्स। ये बेसिकली इतना आंसर आप अगर इतना अगर टॉपिक इतना पॉइंट आप लोग को याद है ना, तो आंसर लिखा जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, और आप लोग का आंसर अच्छा होने वाला है, अच्छा नंबर मिलने वाला। बिकॉज इसमें मैं इस तरह से बना के मैं दिखा दिया हूँ एक फ्लोचार्ट टाइप का, यहाँ पे भी मैं कुछ डायग्राम दे दिया हूँ, यहाँ पे भी कुछ दे दिया हूँ। तो इतना अगर पॉइंट फॉर्म में सारा आंसर बताया हूँ, तो आपको हर पॉइंट में, हर सेक्शन के अंदर आपको 4 5 6 पॉइंट मिल जाएगा। आप कुछ खुद से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ दिखेगा तो कितना याद रहेगा, तो ब्रिक्स का क्वेश्चन छूटेगा नहीं गाइस, ये मुझे पता है, आप लोग लिख दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा, मैं खुद भी पेपर करूँगा और आपको भी करवाता जाऊँगा साथ में बीपीएससी का जो मेंस है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।